हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोगों ने अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो सब पढ़ लिया होगा और सभी के कॉन्सेप्ट्स अभी तक जितने भी हैं वो सब क्लियर हैं। मैं आपको कल वाले टॉपिक में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गई कि वैल्यू एडेड मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं नेशनल इनकम के लिए। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है, मैंने आपको बताए थे, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम ये मेथड यूज़ क्यों करते हैं? हम कोई और मेथड क्यों नहीं लेते? ये मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप देखो कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है, जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये बात पढ़ी थी कि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिनको अगर हम प्रोड्यूस करें, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कि इन चारों को अगर हम लगाते हैं तो किसी भी चीज़ को चलाया जा सकता है। एक इकोनॉमी में ये चार चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन के लिए, कि आपको कुछ चीज़ उगानी है या कुछ चीज़ का क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करना है, तो ये 4 चीज़ें काम में आती हैं। लैंड आती है, आपको जगह चाहिए, लेबर कोई उस पर काम करने वाला चाहिए, कैपिटल पैसा लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप उन सबको चलाने के लिए एक बंदा चाहिए। ये 4 चीज़ें कोई भी चीज़ को करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो चारों चीज़ें मिलके जो काम करती हैं उसके बेस पे जो नेशनल इनकम निकलती है, कि मतलब इन चारों ने पूरी इकोनॉमी में ये चारों मिला के, सब सारे प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज के ये चारों मिला के कितनी नेशनल इनकम है हमारी, वो हम क्या किस में देखते हैं? वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू एडेड मेथड में हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं उनके बेस पे कितनी हमारी जो नेशनल इनकम निकल के आई है। ऐसे ही अब है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या देखते हैं हम? इनकम मेथड में देखते हैं फैक्टर इनकम्स। मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम्स होती हैं वेजेस, सैलरीज, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये मैंने बताया था ना। क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों का टोटल, पूरे इकोनॉमी में ये सब चीज़ों का टोटल अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास कितना नेशनल इनकम निकल के आया, वो हमारा इनकम मेथड बताता है। एक बार से फिर से रिपीट करती हूँ, इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड हमें ये बताता है कि जो फैक्टर इनकम्स प्रोड्यूस हुई हैं, मतलब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मदद ली, उनको हमें कुछ पैसा भी देना पड़ेगा भाई। जब हम उनसे मदद ले रहे हैं तो हमें उनको कुछ पे भी करना पड़ेगा, फ्री में तो कुछ करने वाले हैं नहीं कोई। तो जब वो आते हैं हमारे पास तो हम उन्हें पेमेंट देते हैं फैक्टर इनकम के तौर पे। तो जो इकोनॉमी में जितनी भी फैक्टर इनकम्स हो रही हैं उन सबको अगर हम सम टोटल कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम जो हमने पे की उसकी मेथड से पूरे इकोनॉमी में हमने कितना इनकम पे करा है या इंडिविजुअल बंदे के पास कितना इनकम आया है। ओके, अब इसको निकालने में 3 चीज़ें देखनी है हमें। पहली चीज़, इसके भी 3 स्टेप्स है, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में करा सेम ऐसे इसके भी 3 स्टेप्स हैं। ओके, इनकम मेथड में हम पहले निकालते हैं। पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझा देती हूँ। COE, OS, मिक्स्ड इनकम, ये 3 टर्म्स हैं, मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या है। पहला है COE। COE मतलब कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ओके, ये इसका मतलब क्या है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। मैं इसको एज अ फ्लो चार्ट समझा रही हूँ आपको कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग surplus, and next is mixed income. ओके, COE इसको हम क्या बोलते हैं? OS भी बोलते हैं इसको हम, मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम ही बोलते हैं। पहला COE, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इसको हम डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, किस तरीके से इनकम मेथड निकालते हैं ना, उसमें यूज़ होगा ये तीनों चीज़ें। तो तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अच्छे से समझिए। पहला होता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इनकम मेथड में क्या बताया हमने? फैक्टर इनकम्स को हम देखते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जितनी भी फैक्टर इनकम पेड करी है उन सबका सम टोटल। ओके, फैक्टर इनकम सम टोटल। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब इनकम मेथड के थ्रू जब हम निकालने वाले होते हैं तो
तो हम सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, कि कितना पैसा हमने एम्प्लॉयज़ को पे किया, मतलब कि कितना पैसा हमारे देश में जितने भी एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो बिजनेसमैन्स हैं, जो मालिक हैं, उन मालिकों ने अपने एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा दिया है। उस कितना पैसा दिया में तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारी। पहली चीज़ हमारी क्या आती है, पहली चीज़ सैलरीज और वेजेस जो हमने कैश में पे करी, ये भी आएगी हमारी। दूसरी चीज़ हमारी आती है सैलरीज और वेजेस जो हमने काइंड में पे करी। काइंड में मतलब कि ऐसी चीज़ें, जैसे हम क्या करते हैं, हम रेंट अकोमोडेशन देते हैं, आपको पैसे ना देके रेंट के लिए हम क्या करते हैं, आपको घर ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये काइंड में दिए उन्होंने, लेकिन ये भी हमारे फ़ायदे के लिए ये ना, वरना अगर हम खुद कहीं घर लेने जाते तो हमारे पैसे खर्च होते। लेकिन जब हमारे एम्प्लॉयर ने हमें प्रोवाइड करी है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पैसे खर्च नहीं हुए। ये भी एक तरीके का बेनिफिट ही हो गया हमारे लिए। ये भी एक तरीके का एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय के लिए खर्चा ही है, एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा ही है ना, वो मालिक के लिए तो खर्चा ही है कि भाई उसको रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जेब से तो पैसा जाएगा ही, तो वो भी फैक्टर इनकम में काउंट होगा ना। जितना भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयर के जेब से जा रहा है वो सब फैक्टर इनकम में काउंट होता है। तो पहला हमारा क्या आया, सैलरीज और वेजेस जो कैश में है, ठीक है, कैश में हमने कैश में जो पे करी, जो मेन सैलरी स्लिप होती है उसमें जो लिखा होता है उतना अमाउंट, वो हो गया सैलरी एंड वेजेस जो हमने पे करी कैश में। लेकिन इसके बाद होता है हमारा सैलरीज एंड वेजेस जो हमने काइंड में पे करी, वो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल से, कि रेंट अकोमोडेशन जैसे हो गया, या फिर आपको कहीं घूमने के लिए भेज दिया, ये सब चीज़ों में आपके जेब से पैसा लगता है, एम्प्लॉय की जेब से पैसा लगता है, वो पैसा बचाकर एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है, तो वो भी एक तरीके की सैलरी हो गई, लेकिन वो काइंड में है। काइंड में मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकली आपको कैश नहीं दिया जा रहा, दैट इज इन काइंड। गॉट इट। नेक्स्ट इज, थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब देखो इसमें ना सब कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो क्या होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने कुछ ऐसा पैसा अलग कर दिया जिससे एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगा, जिससे एम्प्लॉय की सिक्योरिटी हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास आपकी जो बेसिक मतलब पूरी इनकम आती है, पूरी जो क्या बोलते हैं सैलरी आती है, 1 लाख रुपए है एक मंथ की, उसमें से आपको जो हाथ में मिलती है ना वो 70,000 रुपये होती है। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको 70,000 रुपये ही है जो आपके हाथ में मिलती है, बाकी 30,000 रुपये कहाँ जाते हैं। कभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि जो उनकी जिसे हम बोलते हैं बेसिक पे जो होती है, जो हाथ में आती है, इन हैंड जो आती है वो अलग होती है, और जो एक्चुअल में बताई जाती है कि हमारा इतना इतना आपको पैसा देंगे वो अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपकी सोशल सिक्योरिटी की जो पैसे होते हैं ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो आपको अलग निकाल के रख देने होते हैं अपनी सैलरी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है प्रोविडेंट फंड आप पूछना अपने कभी मम्मी पापा से, वो आपको बताएंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोविडेंट फंड होता है कि आपने अपनी फ्यूचर के लिए आपने एक फंड बना दिया जिसमें आपको हर महीने आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज आप भी डालते हो उसमें, एम्प्लॉयर भी डालता है, ठीक है। दोनों जब उसमें पैसा डालते हैं तो वो सेव होता जाता है, ये आपकी सैलरी में से कटता है। आपने अपनी सैलरी में से 15,000 डाला, वो चला गया, और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट का जितना आपने डाला उतना एम्प्लॉयर भी डालता है। 15,000 उसने डाल दिया तो 30,000 रुपये आपका अलग हो गया सैलरी से। 70 आपको मिला, 30,000 अलग हो गया, तो 30,000 जो अलग हुआ है ना वो क्या होता है, वो आपका सोशल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये खर्चा है क्या एम्प्लॉयर के लिए? ऑब्वियस है ना, खर्चा तो है ही ना। उसको अलग, भले वो तो उसके हाथ में नहीं दिख रहा है, एम्प्लॉय के हाथ में नहीं दिख रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर के जेब से तो जाएगा, वो अलग अकाउंट में रखना पड़ता है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो जाए। फ्यूचर में जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी, ये सब कुछ हमें एक साथ कंपाइल अप होके हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब रिटायर होते हैं ना कोई, तो उनको बहुत मोटा पैसा मिलता है, काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट एक साथ मिलता है। वो इसीलिए मिलता है, उनका ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ एक साथ मिलके वो जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है ना, हर महीने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वो पूरा एक साथ उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर है।
तो ये हो गया हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, कि जितने भी पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करे। ओके, गॉट इट। अब आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का होता है कि आप अपना जो बिजनेस चला रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसको चलाने की वजह से जो आपको इनकम हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें 3 चीज़ें आती हैं इसमें भी। पहली चीज़ आती है हमारी रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट मतलब आपने ऐसा कुछ जगह बना रखी है जिसका रेंट आपको लगातार आ रहा है, आपने किसी को लीज पे दी हुई है, उसका रेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसका अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो वो भी आपके बिजनेस है इसीलिए वो आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। बिजनेस की प्रेमाइसेस से रिलेटेड है वो रेंट, कि बिजनेस की प्रेमाइसेस आपने जो खोल रखी है उससे रिलेटेड है। आपने बिजनेस खोला, उसकी वजह से आपके पास कोई कस्टमर आया कि भाई मुझे रेंट पे दे दो ये जगह, मेरे को काम करना है इसमें, आपने वो रेंट पे दिया, उसकी वजह से आपको इनकम हो गई रेंट की, कि वो आपको रेंट पे करेगा हर बार, तो वो रेंट हमारा किस में आ जाएगा? हमारा सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब प्रॉफिट है हमारा, किसका? ऑपरेटिंग चीज़ जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जनरेट जो हो रहा है, हमने जो बिजनेस करा उसकी वजह से जो थोड़ा सा हमें आउटसाइड प्रॉफिट जो हमें मिल गया, वो इनसाइड जो होता है वो क्या होता है? हमारा मेन प्रॉफिट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी इसी में इन्वॉल्व होता है। ओके, रेंट एंड रॉयल्टी समझ में आ गया। रॉयल्टी समझ में नहीं आता है लोगों को। रॉयल्टी मतलब क्या होता है? रॉयल्टी मतलब कि आपने अपनी कॉपीराइट जो होते हैं ना, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, वो किसी और को यूज़ करने के लिए दे दिए हैं। यूज़ करने के लिए जब आप देते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? रॉयल्टी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा म्यूज़िक जब आप सुनते हो या फिर आप कुछ ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, तो आप म्यूज़िक अगर उसका लेते हो किसी भी म्यूजिशियन का, तो उस पर आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो म्यूज़िक किसी और के से बिलोंग करता है। उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, रेंट एंड रॉयल्टी समझ आ गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताओ क्या होगा? हमने कई जगह इन्वेस्ट कर रखा है चीज़ों में, ठीक है, आपने एफडी बनवा रखी है, आपके पास जितने कैपिटल है आपने क्या किया? आपने उन सब का मिला के एफडी बनवा दी। उस एफडी का क्या करोगे आप? उस एफडी से क्या आएगा आपको? किस लिए करिए वो एफडी? एफडी का पर्पज़ यही है कि उससे इंटरेस्ट जनरेट होगा, वो इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी। तो ऑपरेटिंग चीज़ों में मतलब कि हमारे पास कहीं से पैसा आया, मान लो हमारे पास कैश आ गया बहुत ज़्यादा, तो उस कैश को हम क्या करेंगे? हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्ट करने की वजह से हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। वही हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट भाई इसी की वजह से तो सब कुछ चल रहा है, बिजनेस फर्म सब कुछ क्यों चलते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए चलते हैं भाई। लॉस होगा तो कोई किसी को लॉस नहीं पसंद है, सबको प्रॉफिट करना है, कोई एक्सेप्ट एनपीओज, इन सबको छोड़ के एनपीओज एनजीओज ये सब प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, ये सोशल वेलफेयर की उससे काम करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस फर्म्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, तो प्रॉफिट भी उनके ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये भी इनकम पे करी है उन्होंने, ये तो एम्प्लॉयज़ को पे कर दी, अब ये हमने किसको पे करी है? रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की दोनों की ये यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो आप कहीं पे भी नहीं शो कर सकते। मतलब कि क्या, उनकी जो इनकम होती है वो 2-3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। जैसे रिटेल बिजनेस ले लो, उसमें बाहर से माल लिया फिर बेचा, तो उसको वो किसी भी टाइप की इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ना तो वो बिजनेस ही है, ना तो वो क्या बोलते हैं सेल्फ प्रोफेशन ही है कोई, ना तो वो क्या बोलते हैं जॉब ही है। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम किस में काउंट करते हैं? मिक्स्ड इनकम की। सारी कुछ चीज़ों की ऐसी मिक्स्ड इनकम जिसको हम तीनों जो हमारे क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के 3 तरीके हैं ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से अगर किसी में भी नहीं आता वो आएगा हमारा मिक्स्ड इनकम में। आई होप दीज 3 आर क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम डिराइव करेंगे इनकम मेथड से हमारी नेशनल इनकम। ओके, ओके, अब इसमें 2 ही स्टेप है, सिंपल 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है हमें निकालना होता है NDP।
एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। इससे हमारा क्या निकलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि क्या है, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में पूरी देश में, सिर्फ अपने अपने देश की बात हो रही है, इन तीनों को मिला के अगर हम सब कुछ ऐड कर देते तो हमारे देश के डोमेस्टिकली हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है बाय फैक्टर इनकम्स, तो वो हमें पता लग जाती है। बस अब इसमें हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या वो होता है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी डोमेस्टिकली तो हमने निकाल ही लिया था, प्लस इंटरनेशनली कितना हो रहा है? इंटरनेशनली के लिए हम क्या करेंगे? नाफिया। क्योंकि यहाँ पे एनपी है और यहाँ पे डीपी है। 2 निकल गया हमारा। इस मेथड से हमारा क्या निकल गया? नेशनल इनकम हमने फाइंड कर लिया। ये रहा सिंपल नेशनल इनकम। समझ में आया? आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना था। ये तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके 3-4 क्वेश्चंस करते हैं कि आपको ये जो मेथड है ये पूरा जो है आपको जहन में पूरा बैठ जाए, एकदम समझ में आ जाए आपको। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। हमारे 4 जो फॉर्मूलेज हैं, जो हमारे मेन फॉर्मूलेज हैं, जिनकी वजह से ये पूरा बनता है हमारा, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रामबाण जो है, जिससे ये हमारा नेशनल इनकम पूरा निकलेगा, वो चारों हम पहले अपने लिख लेते हैं, वरना हम भूल जाएंगे फिर। तो पहला लिखना शुरू कर रहे हैं। MP स्टार्ट रिवाइजिंग। MP इज इक्वल्स टू FC प्लस NIT। NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज, हमारी सब्जी। ओके, फिर हमारा आता है नाफिया इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीफा फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। नेक्स्ट इज हमारा ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्री। ओके, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्री। ओके, लास्ट इज MP हो गया हमारा, NIT हो गया है, नाफिया हो गया है, ग्रॉस हो गया है। लास्ट वन बताइए लास्ट वन क्या होगा? सोचो लास्ट वन क्या होगा? ओके, NP इज इक्वल्स टू DP प्लस नाफिया। ये हमारे हो गए 4 कॉलमनर, हमारे क्या बोलते हैं, रामबाण हो गया ये हमारा। ओके, अब इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, रेंट दिया हुआ है हमें, वेजेस एंड सैलरीज दी हुई हैं, नेट एक्सपोर्ट नाफिया दिया हुआ है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब होता है। सो निकालना शुरू करते हैं हमारे इसका आंसर। पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप हमारा होता है NDPFC फाइंड करना है। NDPFC कैसे निकलेगा? NDPFC हमारा निकलेगा COE, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, टिक, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्या? नहीं गिवन है, मतलब हमें निकालना पड़ेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम गिवन है हमारी। मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम इट इज़ नॉट गिवन, सो हमारी मिक्स्ड इनकम है ही नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या रहेगा? पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। स्टार्ट। COE गिवन है हमारा 800। रेंट आएगा? हाँ आएगा OS में। वेजेस एंड सैलरीज आएंगी? हाँ आएंगी OS में। ये OS में आएंगी या फिर हमारी किस में आएंगी? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आएंगी। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप इसी वजह से मैंने टिक मार दिया ना, ऐसे टिक मार दोगे उसमें, ऐसा नहीं करना है। ये दे दिया हमें तो इसको कट ऑफ कर दो कि भाई ये तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी दे रखा है पूरा। रेंट, वेजेस एंड सैलरीज तो हम उसी में निकालते हैं ना। जब हमें पूरा तीनों मिला के दे रखा है तो हम इंडिविजुअली इसको क्यों ले? ओके, नेक्स्ट इज हमारा
प्रॉफिट आएगा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा क्या आएगा, डन। डेप्रिसिएशन तो हमारे कैलकुलेशन में होता है। तो अब ऐड ऑन करते जाओ, रेंट कितना है 200, प्रॉफिट कितना है 300, इंटरेस्ट कितना है 100, एनडीपीएफसी कितना आया हमारा 1000, 1400 करोड़। खबर पड़ी, समझ में आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे एनएनपीएफसी। हमें मेन तो ये निकालना है ना, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, भूल गए? नेशनल इनकम का मतलब यही होता है एनएनपीएफसी। ओके, एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नाफिया। स्टार्ट। एनडीपीएफसी हमारा 1400 प्लस नाफिया, नाफिया गिवन है -20 इज इक्वल्स टू 1380 करोड़। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। एक बार आप इसे खुद देखिए, गो थ्रू करिए, क्या आपको लग रहा है सही है या नहीं है। सही है, ये लग नहीं रहा है सही है। देखो ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी छोटा से छोटा डाउट आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं उसको फिर आपको सॉल्व करके आपको बता सकूं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक बार आप देखिए, गो थ्रू कीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो क्वेश्चन में यूज़ नहीं आने वाली। वैसे ही एक्चुअल क्वेश्चन जो था ना, उसमें नेशनल इनकम प्लस प्राइवेट इनकम निकालनी थी, क्योंकि प्राइवेट इनकम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ नेशनल इनकम मैं निकाल के दिखा रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नेशनल इनकम के तौर पे एक्स्ट्रा हैं, उन्हें आप पहले कट ऑफ कर दीजिए। अगर नहीं कट ऑफ करेंगे ना, तो जब आप क्वेश्चन निकालने जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर में है। हम नहीं चाहते हैं तो भी अगर अनवांटेड चीज़ें हमारी आंखों के सामने है ना, तो हम कंफ्यूज होने लग जाएंगे। तो बेटर है कि आप पहले जो भी चीज़ें अनवांटेड है उनके साथ देखना ही नहीं है, पहले पढ़ते समय ही उसको कट ऑफ कर दीजिए कि वो नहीं है, वो नहीं यूज़ हो सकते इन सब में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, वेजेस एंड सैलरीज यूज़ होगी, हाँ यूज़ होगी। नेट करंट ट्रांसफर यूज़ होगा क्या अब्रॉड का, जब हमें नाफिया दे रखा है तो और कुछ यूज़ नहीं होगा, नाफिया दे रखा है तो नेशनल और कुछ यूज़ नहीं होगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट ये भी यूज़ नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी ये यूज़ होगा। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ये होगा क्या यूज़, नहीं होगा। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, बाकी सब चीज़ें यूज़ होंगी। ये 3 चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, तो हमने स्ट्राइक ऑफ कर दी। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है हमारा, आंसर निकालने का प्रोसेस। याद करो, एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम क्या करते थे, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, नेक्स्ट। अब सीओई हमें यहाँ दे रखा है क्या, देखो आप लोग, सीओई दे रखा है क्या हमको, नहीं सर मैम सीओबी नहीं दे रखा है, हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज को ऐड ऑन करिए 1000 रुपीज़ प्लस और कुछ है क्या जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बाई कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करा है किसने, एम्प्लॉयर ने, तो ये ऐड ऑन होगा। जी हाँ, ऐड ऑन होगा। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होगा, प्रॉफिट होगा, जी मैम होगा। रेंट होगा, जी मैम होगा। इंटरेस्ट, जी होगा। रॉयल्टी, जी होगा। ये चारों चीज़ ऐड ऑन कर दीजिए। प्रॉफिट 400 प्लस रेंट 200 प्लस इंटरेस्ट 300 प्लस रॉयल्टी 50। अब मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या इसमें, नो मैम मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे 0। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, एनडीपीएफसी हमारा कितना निकल के आया 1100 प्लस 400 1500 प्लस 500 2000 और 50 करोड़। हमें निकालनी क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नाफिया। अब हम क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी 2050 प्लस नाफिया। नाफिया कितना है हमारा, नाफिया हमारा दे रखा है हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान रखिएगा सर, टू अब्रॉड है।
फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, फ्रॉम अब्रॉड होता तो ये माइनस होता, या सॉरी ये प्लस होता, लेकिन यहाँ टू अब्रॉड लिखा है, टू अब्रॉड लिखा है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये -10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 2040 crores। Here we goes, we got our national income। देखिए एक बार इसको, हो गया, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चंस, मैच कर लीजिएगा, कुछ भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे, क्वेश्चंस मत स्किप कीजिएगा, वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा, कि अगर ये क्वेश्चन स्किप करेंगे ना आप तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए। सारे स्टेप्स फॉलो करके करिएगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत निकल के आएगा। मैं रिपीट में कह रही हूँ, स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करना, स्टेप्स जो हैं बार बार फॉलो करना। रिपीटेशन इज़ द की, रिपीटेशन विल मेक यू, कि भाई आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस गेन करवाएगी रिपीटेशन, प्रैक्टिस। ओके, सो ये क्वेश्चंस अगर आपको आ गया होगा तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन निकालते हैं, जो आपको समझ में आ गया तो आपको एक पूरे ओवरऑल क्लैरिटी मिल जाएगी। आप इसके बाद क्या करिएगा, आपके जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो सब, और जितनी भी एडिशनल बुक आपने ले रखी है वो कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप, मैं सिंपली कहूँगी, मैं वही मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पास्ट पेपर्स निकालिए और इस चैप्टर के बिना देखे आप बस ये 3 मेथड आपने सीखे और वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने पिछले 10 साल के पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं ना, तो आपको इस चैप्टर में कोई और, मतलब हर चैप्टर में वैसे तो आपको 90% अबव अगर मार्क्स चाहिए तो जितने 10 साल के पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं ना वो सबको सॉल्व कर दो। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने खुद ट्राई करा है ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हो ना कि आप 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हो, तो आपको मतलब 10 क्वेश्चन पेपर हैं, आपके पास टाइम कितना है अभी से, अगर काउंट डाउन करके चलते हैं तो अभी से हमारे पास कितना टाइम है, अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मार्च में Feb 15 से स्टार्ट होता है तो हमारे पास अभी 3 मंथ्स हैं, अप्रॉक्स 3 मंथ्स हैं, 3 to 4 मंथ्स। ओके, तो अभी 3 to 4 मंथ में भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ है। जो समय चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जो हमारे पास बचा है वो हमारे हाथ में है। जो बचा है उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि उसका तो इतना हो गया, उसका इतना हो गया, जिसका होना था वो हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आपका नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है कि मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है वो तो हो चुका है ना ऑलरेडी, हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट में जा चुका है। वो चीज़ें करिए जो अभी आपके हाथ में है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, कम पढ़िए, 2-2 घंटे पढ़िए, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़िए, कि 2 घंटे पढ़े तो ऐसा पढ़े कि भाई साहब मुझे सब कुछ आ गया 2 घंटे में, जो भी मैंने पढ़ा वो सब मुझे याद भी रह गया, रिटेन भी रह गया। पहली बार पढ़ने पे कुछ भी चीज़ रिटेन नहीं रहने वाली है, ये किसी को ही नहीं होता है। बहुत रेयर लोग हैं जो पहली बार पढ़ने से सब कुछ आ जाता है उनको, नहीं, पहली बार पढ़ने से आपको रिटेन नहीं होंगी। एक बार पढ़ोगे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये है, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ी और क्लैरिटी, तीसरी बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको ज्ञान की बातें दे दी है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज हमारा 3rd क्वेश्चन, सॉरी मैं वो करना भूल गई। 3rd क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, ऐसे क्वेश्चन में हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि यार जब तक हमें नेशनल इनकम निकालना था तब तक ठीक था, अब ये क्या दे दिया, GNP-MP निकालने को बोल दिया। भाई क्वेश्चन तो नेशनल इनकम का होना चाहिए ना, चैप्टर नेशनल इनकम है, क्यों आप GNP-MP निकाल रहे हो। पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि GNP-MP निकालो। अब GNP-MP कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले जो मैंने बताए थे ना, सेम इसी तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे आपकी टेस्ट हो जाएगी कि भाई आपको ये आते भी हैं, पता भी हैं, कैसे डिराइव हो रहे हैं या फिर नहीं पता है। ओके, क्वेश्चन का आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा ओके, पहला चीज़ हमें क्या निकालना है, NDPFC। ये सब इनकम मेथड के क्वेश्चन है, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट ये सब दे रखा है। हमें क्वेश्चन में कई बार यूँ भी पूछा नहीं जाता कि किस मेथड से निकालना है, हमें दे दिया जाता है, लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए कि मेरा ये मेथड किस में यूज़ हो रहा है। रेंट रॉयल्टी क्या वैल्यू एडेड में यूज़ हुआ है, ना तो वैल्यू एडेड में यूज़ हुआ है, एक्सपेंडिचर आप पढ़ोगे तब आप देखिएगा, ना तो एक्सपेंडिचर में यूज़ होता है। तो जिसमें यूज़ होता है उसी के बेस पे आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, तो इसमें NDPFC निकालना पड़ेगा पहले। तो NDPFC निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेम फॉर्मूला, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम
आई एम लैकिंग स्पेस, सो इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्टेबल उसमें लिख रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। ओके स्टार्ट। COE कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है क्या? यस बच्चों गिवन है 600। नेक्स्ट इज हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्या? डायरेक्ट नाम गिवन है? नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। क्या क्या आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में? प्रॉफिट आएगा, जी आएगा, रेंट आएगा, जी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, जी आएगा, रॉयल्टी आएगी, जी आएगी। ऐड ऑन कर दीजिए सबको। 70 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 10। मिक्स्ड इनकम गिवन है क्या? नो मैम, मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है। तो क्यों आएगी? जब गिवन नहीं है तो नहीं आएगी, 0। ओके एड अप। 670 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 710। 710 प्लस 100 810, 820 करोड़। 820 करोड़। अब आता है मेन क्वेश्चन। अब हमें निकालना है GNPMP। NDPFC से GNPMP। ओके GNPMP निकालना है। जो निकालना है वो इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, GNPMP इज इक्वल्स टू NDPFC। अब शुरू करिए। N है यहाँ पे G है। G में क्या होता है? डेप्रिसिएशन और नेट दोनों होते हैं। तो नेट अगर यहाँ है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? एड ऑन होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। इसके बाद यहाँ पे NP है, यहाँ DP है। NP में क्या होता है? DP प्लस नाफिया, DP प्लस नाफिया। FC MP, यहाँ MP है, ये FC है। MP में क्या होता है? FC प्लस NIT, FC प्लस NIT इज इक्वल्स टू MP। गॉट इट? पुट ऑन द वैल्यूज। NDP हमारा आया था FC 120। डेप्रिसिएशन हमें क्या गिवन है? कॉम्पनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसे क्यों बोलते हैं, 30 प्लस नाफिया। नाफिया कहाँ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -25, तो ये -25 प्लस NIT। NIT गिवन है क्या? ढूंढो। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। सब्सिडीज गिवन है क्या? नहीं गिवन है सब्सिडीज, ये रहा 5 और ये 20। तो अब IT माइनस ये होता है ना, IT माइनस सब्सिडीज मतलब NIT होता है। तो 20 - 5, 20 - 5। चलो 820 प्लस 30 -25 प्लस 15। ओके चलो स्टार्ट। ओके 820 प्लस 30 850, 850 माइनस 25 825, 825 प्लस 15 840। आंसर इज 840 करोड़। ये हमारा आ गया क्या? GNPMP। देखो अब एक बार। आई होप मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया आप सबको समझ में आया होगा। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आपको मिलते हैं कल दोबारा से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, चीज़ें इजी हैं, हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस आपको। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना और सिर्फ फोकस रहोगे थोड़े दिनों के लिए आप ये जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो उनको थोड़े दिनों के लिए लीव कर दीजिए। 12th की छुट्टियां मिलती हैं आपको, 1 मंथ 2 मंथ की छुट्टियां मिलती है। आराम से 2 महीने खूब इंजॉय कीजिएगा। इतना जितना आप पूरी 12th इंजॉय नहीं कर पाए वो पूरा इंजॉय कर लीजिएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा फोकस हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।